बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। अब पेपर का समय ज़्यादा दूर नहीं है, आपको मालूम हो ही गया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में 4-5 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि अली का पर्यायवाची है सखी, सहेली, भ्रमरी, मतलब ये सही अली के पर्यायवाची होते हैं। सूक्ष्म का विलोम क्या है? सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइए। तो भैया सूक्ष्म का स्थूल होता है। गुरु किसका विलोम शब्द है? गुरु किसका विलोम शब्द है? तो भैया लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा, और विलोम का मतलब होता है उल्टा। गौण किसका विलोम है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है। तो गौण का मतलब होता है प्रमुख, यानी गौण का मतलब होता है नगण्य और इसका विलोम शब्द होता है प्रमुख। दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। देखिए, अगर हम बात करें, अगर दो शब्दों की बात करें ना, तो शब्दों का मतलब, शब्दों का मिलान होता है समास से, और व्यंजनों का या अक्षरों का मिलान होता है संधि से। ठीक है, तो 5 का भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या कहेंगे? उसको भैया अनुपम कहेंगे, जिसकी उपमा न की जा सके। अवधारणा में कौन सा उपसर्ग है? तो अवधारणा मतलब उपसर्ग वो होता है जो शब्द के या वाक्यांश के शुरू में लगता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अवधारणा में उपसर्ग हो जाएगा अब प्लस धारणा। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगद प्लस ईश से मिलकर बना जगदीश, और जगदीश में संधि की यदि हम बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है। निरोग में कौन सी संधि है? नी प्लस रोग से मिलकर बनेगा निरोग, और यदि हम बात करें तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो 10 में क्या रखा है कि धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? धर्माधर्म, धर्म का धर्म, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की यदि मैं बात करूं तो इसमें आपका धर्माधर्म में जो समास होगा तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास होगा, यानी जिस पद के दोनों, जिस शब्द के दोनों पद समान हो, मतलब प्रधान हो, यानी धर्म और अधर्म, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास मिलेगा। सत्सई में कौन सा समास है? सत्सई की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें जो समास होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विगु समास। सत माने होता है 7। ठीक है, तो संख्यावाची शब्द दे रखा है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में कहा है किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है द्वंद्व समास, जैसे अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 में कहा है कि किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कुशल में नहीं हुआ है, क्योंकि को प्लस रूप, को प्लस कर्म, को प्लस चाल, लेकिन कुशल में आपका को उपसर्ग नहीं है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में कहा दूध ही जिसका भोजन हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? मतलब वह व्यक्ति जो केवल दूध ही पीता है, मतलब खाने पीने के लिए दूध का ही प्रयोग करता है। तो इसकी यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा दुग्धाहारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, मतलब इनमें से प्लवरन कौन सा सही लिखा है, ये हमसे पूछा है। तो 15 की यदि हम बात करें तो प्लवन, ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कहा सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, मतलब कौन सा सही लिखा हुआ है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आप्लावित। 17 और 18 में क्या कह रखा है? इसमें कह रहा है सही वाक्य चुनना हमें। ठीक है ना, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य चुनिए और चुन के सही उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा वाक्य सही होगा?
पहला पहला पढ़ कर देख लेते हैं। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्रों में बांट दो। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में क्या रखा है, दिवस का पर्यायवाची नहीं है। मतलब दिवस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 19 में। तो मध्याह्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि मध्याह्न जो है ना दिन का बीच के समय को कहते हैं। बासर, दिवा, दिवन, दिन, ये जो है दिवस के पर्यायवाची है। वही क्वेश्चन नंबर 20 में कहा धन पर्यायवाची, यानी धन पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है धन, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 20 में। तो भैया द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है धन, ठीक है, पूंजी है, वित्त है और संपत्ति भी है ही, ठीक है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में हमसे क्या पूछा है, 21 में क्या रखा है कि ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं, ठीक है ना, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण है, ये हमसे पूछा है। तो भैया ये हो जाएंगे आपके तालव्य। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा है आ, यानी आ है बड़ा आ, इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, और हमसे पूछा है ये आ जो है वर्ण है, कैसा वर्ण है ये हमें बताना है। तो ये आपका अनुनासिक वर्ण है, जो नाक के द्वारा हवा निकलती है ना, अनुनासिक आ। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। तो भैया अंधेरे बंद कमरे में ये जो उपन्यास है आपका मोहन राकेश का है, ठीक है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 में कहा है, 24 और 25 एक साथ ले लेते हैं। 24 में कहा दाल में काला होना का आशय क्या, मतलब क्या है। मतलब दाल में काला होना ये मुहावरा है, इसका हमें अर्थ बताना। दाल में काला होना का आशय हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 की। यदि हम बात करें तो संदेह की बात होना, कहते हैं यार दाल में कुछ तो काला है, मतलब शक है। निषेधात्मक वाक्य चुनिए। निषेधात्मक का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो आनंद से बढ़कर बहुमूल्य मनुष्य के पास कुछ नहीं। तो देखिए नहीं शब्द यहाँ दिया है, और जहाँ पर नहीं का प्रयोग होता है उसे ही निषेधात्मक वाक्य बोला जाता है। अगला सेशन हमारा शुरू होता है भाग नंबर 2 अंग्रेजी का। और जैसे कि आपको याद है और होगा ही जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 25 नंबर की हिंदी, 25 की अंग्रेजी, 25 का गणित और 25 का जीके। 26 में क्या रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आंसर बाय द चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, द लोस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड, यानी उसने अपना जो है गोल्ड यानी सोने का बैग खो दिया। अब देखिए हर का प्रयोग जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, और फीमेल कौन है यहाँ पर, क्यून है। क्यून माने होती है रानी, ठीक है, क्यून रानी, और किंग राजा, और एक्टर अभिनेता, पोइट कवि। तो यहाँ पर हर फीमेल है, क्यून फीमेल है, रानी, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्यून का प्रयोग होगा। वही हम बात करें 27 की, तो इसमें भी हमसे फिल इन द ब्लैंक की बात कर रहा है। तो 27 की यदि मैं बात करूं तो 27 में कहा है सर्वनाम की पूर्ति करनी है यहाँ पर। यानी यह आई पोस्टेड द लेटर, यानी मैंने पोस्ट किया है, लेटर मीन्स पत्र को, यानी मैंने पत्र को पोस्ट किया है। तो यहाँ पर जो आएगा आई के साथ आता है अपने के लिए माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो 28 में क्या रखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का हमें प्रयोग करना गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। 28 में कहा यानी वाक्यांश की क्रिया को चुनिए, क्रिया नहीं एडजेक्टिव को चुनिए, ठीक है। हाँ क्या कहा है इसमें, दिस इज द चर्च, दिस माने यह है, इज माने है द चर्च। अब ये चर्च कैसा है ये हमसे पूछ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो ये चर्च है भैया ओल्डेस्ट, यानी सबसे पुराना। यानी दा का प्रयोग हुआ है, और दा का प्रयोग होता है डेफिनेट आर्टिकल के रूप में जो अपने में एक खास विशेषता रखता हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इसमें कहा है कि पिक आउट द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक कैरी ऑफ, ठीक है। तो 29 का मतलब क्या है, यानी 29 में ये कह दिया है कि उस वाक्य की क्रिया को चुनिए जिसका अर्थ देखभाल हो, यानी टू टेक कैरी ऑफ का मतलब होता है देखभाल। और देखभाल की यदि हम बात करें तो लुक आफ्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। 30 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रॉम द एडवर्ब गिवन बिलो
ईच सेंटेंस। हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड मतलब महिला मित्र, बाज ड्रेस्ड, बाज ड्रेस्ड यानी उसकी गर्लफ्रेंड कपड़े पहनती है, या गर्लफ्रेंड यानी उसकी गर्लफ्रेंड थी कपड़े पहने हुए। कैसे थी ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रिटली। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भैया सुंदरता भरे। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो 31 में क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, यानी जो वाक्यों को पूरा करता है, जो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, 31 की यदि हम बात करें तो ये कह रहा है ही वेंट अवे, वह चला गया, आई कम और मैं आया। तो वह चला गया और मैं आया। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बिफोर का प्रयोग होगा, यानी वह चला गया पहले मैं आया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। और वैसे भी यदि हम बात करें तो इधर लास्ट वाला जो वाक्य है आई कम यानी प्रेजेंट में बन रहा है, तो बिफोर का यूज यहाँ पर होगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें भरना है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 32 में क्या कहा है, ये कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विड द चार्ज लिव्ड अगेंस्ट हिम। तो क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो 32 में जो राइट भरा जाएगा आपका ऑफ है, यानी एक्यूट के बाद ना, एक्यूटेड इसके बाद जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो ऑफ का किया जाता है। ठीक है, इसको कुछ बताने समझाने की बात नहीं है, बस आपने ये रखना है कि इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में कहा फिल इन द ब्लैंक विद द चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी 33 में हम आर्टिकल की बात कर रहा है। और आर्टिकल की यदि हम बात करें तो ही इज ऑनर टू हिज कंट्री, यानी वह हमारे देश का मालिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कोई से आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ऑल करेक्ट। ठीक है ना, ऑल आर करेक्ट, यानी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात कर रहे हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 में क्या कहा, इसमें क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमिनाइन गिवन बिलो द सेंटेंस। ठीक है, तो 34 में हमें क्या करना है भैया, 34 में भी हमें सही वाक्य का प्रयोग यहाँ पर करना, मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक में कौन सा शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए इसमें कहा है कि आई हैव रीड एवरी बुक, मैंने प्रत्येक बुक को, प्रत्येक किताब को पढ़ लिया है इन द लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय की। ठीक है, यानी मैंने इस पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी हैं। कैसी पढ़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है इस लाइब्रेरी की। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें, इसमें क्या रखा है, सुटेबल मॉडल एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यहाँ पर प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि ही टू रिंग हर अप अगेन। ठीक है, ही यानी ही यानी उसने उसे फिर से फ़ोन किया। ठीक है ना, रिंग माने होता कॉल करना या फ़ोन करना, हर अप अगेन यानी फिर से। तो यहाँ पर जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी डज नॉट डेयर। ठीक है, या ही डज नॉट डेयर टू रिंग हर अप अगेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि फॉलोइंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की यदि हम बात करें, चेंज द फॉलोइंग इनटू, यानी ये जो वाक्य दिया ना, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसे अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे पूछा है। और ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो आ जाएगा द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आर प्लेइंग की जगह ना द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर रहा है यहाँ पर। एक्टिव वॉइस में यानी ये कह रहा है कि दार्जिलिंग ग्रो टी, यानी जो दार्जिलिंग है उसमें दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है। जो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसमें चाय उगाई जाती है, तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा द टी इज ग्रोइंग इन दार्जिलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में क्या रखा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट स्लो इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। ये इनडायरेक्ट दिया, हमें डायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए राम बिल से, तो राम बिल से ही रहेगा। ये डू नोट दिया तो नोट टू आ जाएगा, नोट टू ये दे रखा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में क्या कहा है 39, इसमें कह दिया है चूज द सेंटेंस द दैट इज करेक्ट विच रेस्पेक्ट टू पंचुएशन एंड और कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें तो इसमें विराम चिन्ह की बात कर रहा है, यानी विराम चिन्ह की बात कर रहा है। कौन सा विराम चिन्ह करेक्ट है यहाँ पर, विराम चिन्ह और बड़े अक्षरों का प्रयोग करके। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी सी वाज विजिटिंग अस फॉर समर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रखा है इसमें कि वह गर्मी की छुट्टियों में हमसे मिलने आई। ठीक है, हाँ, पंचुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह का प्रयोग करवा रहा है, तो यहाँ पर सही किया गया है, बाकी में गलत किया गया है। या बड़े और छोटे अक्षर की भी बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में कहा है कि पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें इस वाले वाक्य में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है कि ओ स्वीट कंटेंट वेयर इज दे मिड अबोडे, यानी ये जो दिया है ना ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, और ये किस में आता है, ये इसमें आता है पर्सोनिफिकेशन में, यानी फिगर ऑफ स्पीच जो होगी इसमें पर्सोनिफिकेशन होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में कहा है चूज द सिनोनियम, यानी सिनोनियम बताना है हमें। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द जो बताना है हमें किसका बताना है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। हमें बताना है पर्यायवाची शब्द इसका कॉन्क्यूसेंस का। ठीक है, अब ये जो दिया है आपका, इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसका हिंदी अर्थ होता है परिणाम। ठीक है, जो आपका कॉन्क्यूसेंस दिया है इसका हिंदी अर्थ होता है परिणाम, और वैसे ही यदि हम बात करें तो ये जो रिजल्ट दिया है इसका अर्थ भी होता है परिणाम। भाई आपका रिजल्ट आया, आपका क्या परिणाम आया, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो 42 में हमसे क्या कहा है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द हमसे पूछ रहा है। अब ये दिया है आपका फ्रेलिटी, FRAILTY फ्रेलिटी, तो इस फ्रेलिटी का अपोजिट वर्ड तो बताना हमें। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो भैया इसका हिंदी अर्थ होता है दुर्बलता। जो आपका फ्रेलिटी दे रखा है इसका हिंदी अर्थ होता है दुर्बलता। और क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ, यानी शक्तिशाली या ताकतवर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शक्ति, स्ट्रेंथ। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में क्या कह रखा है हमसे, 43 में कह रखा है कि इटेलाइज्ड वर्ड बताना हमें। ये दे रखा है यहाँ पर, सारी परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर प्रैक्टिस हेड में पढ़ते हैं। अब तो एक्टिव हो जाओ भाई। तो इटेलाइज्ड वर्ड बताना हमें इसमें कैसे, ये दिया है आपका द सेंस ऑफ पैट्रियोट शुड बी डेवलप्ड अमंग द यंग जनरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 43। अब 43 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना,
पैट्रिशियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है देशभक्ति। यानी युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना विकसित की जानी चाहिए, यही तो कहा है इसमें। द सेंस ऑफ पैट्रियोट शुड बी डेवलप्ड अमंग द यंग जनरेशन, देशभक्ति की भावना। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में क्या कहा है? 44 में कह रखा है कि पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें, 44 में हमसे कहा है कि लिप्यतरंग शब्द पूछते हैं, मतलब निम्नलिखित शब्द जो सही ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, लिप्यतरंग शब्द होते हैं, उसको हमें चुनना होता है। तो इनमें कौन सा चुने हम? ऑप्शन नंबर सी चुन लीजिए, यानी प्लक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो दिया ना आपका पिक, तो इसका हो जाएगा प्लक, ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डिक। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करें तो 45 में क्या कहा है? 45 में कह रखा है कि करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट वन, यानी करेक्ट स्पेलिंग पूछा किसकी स्पेलिंग करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो भैया 45 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेरेमनियस, ये स्पेलिंग करेक्ट है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 से लेकर के 50 तक 5 क्वेश्चन अपने दिए हैं पैराग्राफ छाटना, यानी ये जो पैराग्राफ दिया है न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यू, तो यहाँ से इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट बाकी ये है कोऑर्डिनेशन अमंग कोऑर्डिनेशन, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 46 47 का, और ये हो गया 48 49 और 50। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन, अगला सेशन है हमारा जीके जीएस का। ठीक है, जैसे कि जीके जीएस का पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है। यहाँ पर कहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब जो थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 51 का आंसर हो जाएगा ए। वहीं हम 52 की बात करें तो कह रही है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वो भारत का संविधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो वह है संविधान की उद्देश्य का। और वहीं यहाँ आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दे देता तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो सबसे पहले भारत की जो महिला राज्यपाल बनी थी उसके बारे में हम सब पूछे तो सरोजनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी, और सुचेता कृपलानी जो थी वो मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर बनवाया था वो नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ यानी भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर स्थित है। तो दक्षिण भारत में जो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिरुमला पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया था? तो देखिए कनिष्क प्रथम के दरबार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भवघोष थे, पार्श्वर वसुमित्र थे, लेकिन विशाखदत्त नहीं थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को ओलिया के रूप में मानता था? तो भैया कृष्ण को ओलिया के रूप में मानने वाले थे शाह वली उल्लाह, ऑप्शन नंबर वी, ये सूफी थे, सूफी संत थे। आगे हम बात कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 59 में कहा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। जो दिल्ली है, दिल्ली का लाल किला है, उसमें मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाने वाले थे वो था आपका औरंगजेब। वही हम बात करें महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो भैया महाभारत के फारसी अनुवाद के शीर्षक की यदि हम बात करें, कुल मिलाकर के महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया था वो किस नाम से किया था, ये हमसे पूछा है। तो रज्जनामा नाम से किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद। मुगल काल की बात है ये। 61 में कहा है कि संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। अरे भैया ये तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। भाई हम क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो 62 में हमसे पूछ रखा सुमेलित करो, मतलब इधर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो 62 का जो राइट आंसर होगा पहले देख लेते हैं कौन सा होगा। देखिए साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था आपका 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। माल्य मिंटो सुधार 1909। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 और 64 दोनों एक साथ ले लेते हैं। 63 में कहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये हमसे पूछा है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं 1946 की बात है ये। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति की यदि हम बात करें तो लॉर्ड लिटन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो जो शरावती परियोजना है इसका एक ही राज्य को नहीं बल्कि 2 से 3 राज्यों को इसका लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो सूची का मिलान करवा रहा है, इधर कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, ये हमसे बात पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 की यदि हम बात करें तो जो खनिज तेल है ये निकलता है खनिज तेल आपका गुजरात से, ऑप्शन नंबर सी। और वहीं हम बात करें जिप्सम, तो जिप्सम भैया आपका राजस्थान से प्राप्त होता है। और सोने की अगर हम बात करें तो सोना कर्नाटक से प्राप्त होता है। और बाक्साइड आपका ये हो ही गया ओडिशा से। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में कहा है ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है फूलों की घाटी में। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में। और चमोली कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। तो 68 में क्या कह रखा है? 68 में कहा निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? ठीक है, तो भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका गोंडवाना तंत्र, यदि यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है ओडिशा या उड़ीसा, यहाँ पर चिल्का झील है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 70 की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। ठीक है, भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में क्या कहा है जरा इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 71 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, तो देखिए सूर्य के सबसे पास फिर दूर, फिर तो सूर्य के पास पहले पृथ्वी आएगी, फिर बृहस्पति और फिर यूरेनस और फिर प्लेटो। हालांकि प्लेटो वर्तमान में ग्रह नहीं है, ये बोना ग्रह है, इसको ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया गया था 2006 में।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में कहा है कि सूर्य के प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन में उत्पन्न होता है। तो जो सूर्य का प्रभामंडल है प्रकाश के अपवर्तन में उत्पन्न होता है वह क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया पक्षाव उत्तरी मेघों के हिमरवों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। इसमें कहा है रिएक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भैया रिएक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप की लहरों को मापता है, ठीक है ना। तो भूकंप लहरों का आयाम। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 74 और 75 की, ठीक है। तो देखिए 74 में करा देता हूँ। अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या है, ठीक है। तो भैया अमोनिया क्लोराइड के घोल की यदि हम बात करें तो एसिडिक होता है ये। और 75 क्वेश्चन जो भी है उसका आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ये लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ये है। अब दोस्तों आपके 75 क्वेश्चन 30 मिनट में हो गए हैं और 30 मिनट में हम करने वाले हैं गणित। और गणित की यदि मैं बात करूं तो भाग नंबर 4 और गणित के 25 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ और गणित के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ए स्टार बी बराबर 2a+b हो तो 5 स्टार 2 का बराबर होगा। देखो ये दिया है ए स्टार बी और इधर दिया है 5 स्टार 2। तो मतलब ए का मान 5 मान लो, बी का मान 2 मान लो। क्या दिया है 2 यानी 2 और ए प्लस बी। अब देखो 2 है, ए की जगह 5 रख दो और बी की जगह 2 रख दो। कितना हो गया 5 और 2 7 और ये चल गया 2 गुणा 7 और 7 दूनी 14। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें, ये कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है परंतु 5/6 से छोटी है। तो भैया 3/4 से बड़ी है, 5/6 से छोटी है। इसकी यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और नहीं तो आप भाग करके देख लो, 4 से 3 को भाग दो और 6 से 5 को भाग दो, जो आंसर मिल जाएगा वो यहीं से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, इसमें कहा है दिए गए विकल्पों में 6, 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। देखिए 36 हो जाएगी, क्योंकि 36 को हम 6 से भी भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे, 18 से भाग दे देंगे, 25 को जाएगी नहीं, ये बड़ी है ये छोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, कुछ नहीं करना है, इन दोनों की गुणा करो फिर इन दोनों की गुणा करो। इन दोनों की गुणा करके जो भी आएगा उसमें से इसके आंसर को घटा देना और इससे भाग दे देना, आप स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 80 की यदि हम बात करें तो 80 में क्या कह रखा है, 80 में कहा है कि 35 सही 5/3 में कितने भाग 1/9 शामिल हैं। तो कुछ मत करो भैया, ये दिया है आपका यानी 35 सही 5/3, इसको भाग दे दो किससे 1/9 से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 35 की गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। 35 दिया 105 और ये हो जाएगा 5 आपका 35 मतलब 110 बटे क्या आ गया 3 और इसके बटे 1 और इसके बटे 9। ये चल रही है कहानी। अब जब इसके काट पीट गुणा भाग करोगे आप तो जो आपका आंसर आएगा वो यानी देखो 3 एकन 3 और 3 तिया 9 और इसकी गुणा हो जाएगी ऊपर। तो 110 गुणा 3 तो कुल मिलाकर के 330 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या कहा है, 81 में हमसे कह रखा कि ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 है, बी और सी का 43 है, तो बी का वजन कितना होगा। अरे भाई तीनों का निकाल लो। देखो ए बी और सी तीनों का औसत कितना देखा 45, तो 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135। फिर करिए ए और बी का कितना है, ए और बी का 40 है, तो ए और बी का 40 यानी 40 गुणा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 गुणा 2 40 दूनी 80 हो जाएगा ए और बी का। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा था यहाँ से, फिर आगे कह रखा है कि बी और सी का 43 है, यानी बी और सी का 43 है, यानी 43 गुणा 2, 2 आदमी है
तो 43 दूनी कितना हो जाएगा 86। हमसे किसका निकलवा रिया है, हमसे बी का वजन पूछ रिया है, हमसे बी का वजन पूछ रिया है। तो भैया बी का वजन निकाल दो। क्या करेंगे हम, ये 80 और जो 86 आया इन दोनों को जोड़ के इनमें से 135 घटा दो, इन दोनों को जोड़ दो। 8 दूनी 16, 16 मतलब 160 और 6 166, 166 में से 135 घटा दो। अब 166 में से जब 135 घटाओगे तो आपका 31 आ जाएगा। अब 31 देख लो कहाँ है, ये दे रखा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर है। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है 300 का 25%, x का 20% बराबर 100 में x का मान बताओ। कैसे करेंगे इसको, कुछ मत करो 300 का 25% दिया तो देखो 300 गुणा 25/100, ये हो गया प्लस, फिर करिए x का 20% यानी x का 20% मतलब 20/100, ये हो गया, और बराबर कितना दे रखा 100। लो जी इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लो सबका, कितना एलसीएम ले लेंगे, देखो इसका एलसीएम ले लिया हमने 100। अब ये क्या चल रहा है, ये हो जाएगा आपका 300 गुणा 25 प्लस ये हो जाएगा 20x और बराबर इधर चल रहा है 100, 100 से 100 मतलब ये भाग में चल रहा है, इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। चलो गुणा में पहुंचा दो, लो भाई इसे एक लाइन और बढ़ा दो, है ना, या एक काम करो, लो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो ये वाले। ठीक है, अब ये कितना हो गया 25 या 75 हो गया, तो ये हो गया आपका 25 या 75 यानी 75 और प्लस 20x और बराबर इधर कितना बचा 0। अब इसे हम इधर भेज देंगे। ठीक है, 20x है, तो कुल मिलाकर के आपको x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 या 75। एक मिनट, एक मिनट रुको, हमने काटने में गलती कर दी, इसको हटाओ पहले सारे को, हमने काटने में गलती कर दी, देखो यहीं काटो, ये जो लाइन दी है ना इसे 25 से काटो, ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 और 25 से काट दो 300 को, 25 कन 25 बचा 5, 25 दूनी 50। अब 4 से काट दो, 4 तिया 12, तो ये 25 तिया 75 हो जाएगा यहाँ पर, 75 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 ही कन 20, 20 पंजे 100 यानी x/5 और बराबर 100, ऐसे रहने दो। अब ये 75 इधर जाके इसमें से घट जाएगा यानी x/5 बराबर 100 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा 25, x बराबर इस 5 की गुणा इस 25 में हो जाएगी 25 पंजे 125, ये आएगा आंसर। कहाँ दे रखा है 125, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 में हमसे कहा है दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है, दोनों संख्याएं क्या होंगी। देखो ये कह रहा है 5:3, तो हम कैसे लिख देंगे, इस 5x मान लो और 9 3x मान लो, 3x। अब क्या हो जाएगा 5x/3x कर दो, कह रहा प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, तो लो -9 कर दिया बराबर कितना हो जाता है, ये कह रहा है कि 9:5 हो जाता है, तो मतलब 9/5। अब क्या करना है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें हो जाएगा, 5 पंजे ये हो गया 25x -5 9 45 बराबर इसकी गुणा इसमें करो 3 तिया यानी 3 नम 27 हो जाएगा, ये 27 है भैया, 27x और 9 नम 81। अब देखो 25x में से 27x घटा दो, कितना बचेगा 25 में 27 घटाया तो 2x बचा बराबर। अब ये 81 में से 45 घटा दो, ठीक है, 81 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, और इसे काट देंगे तो 18 बार, x का मान कितना आ गया 18 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याएं क्या होंगी। देखो एक तो मानिए हमने ये 5x, तो कितनी हो जाएगी 5 गुणा 18, 18 पंजे 90 आ गई एक तो। दूसरी हमने मानी है 3x यानी 3 गुणा 18, 18 तिया 54, तो एक आ गई 90, एक आ गई 54। देख लो कहाँ है 90 और 54, ये दे रखी है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है 90 और 54,
ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 84 में कहा है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में पानी में स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा होगी, कितने लीटर होगी ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करें तो देखो, ये कह दिया है जो स्प्रिट और पानी दिया है हमें, यानी मिश्रण में स्प्रिट, जो आपका स्प्रिट है वो कितना है 3, और पानी यानी वाटर जो है वो कितना है 2। तो कह दिया है यदि मिश्रण में पानी में स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, तो कह दिया 3 लीटर अधिक है तो मिश्रण में स्प्रिट का मात्रा बताओ। तो भैया जब 3 लीटर अधिक है इसमें मिश्रण, तो कैसे कर लेंगे हम। देखो, इन दोनों का अंतर कितना है 1, लेकिन अंतर बताना है कितना 3, तो 1 का कितने गुना है 3 गुना, इसको भी 3 से गुणा कर दो, गुणा 3 तो 3 तिया 9 आ जाएगा ये, और इसकी बात करें तो 6 आ जाएगा पानी, लेकिन स्प्रिट पूछ लिया तो स्प्रिट कितना आ गया 9 आ गया। कहाँ है भाई, ये ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, एक दुकानदार ने 2400 में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया, प्रत्येक वस्तु का बिक्री मूल्य बताओ। यानी उसने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी, तो पहले तो हम एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे कि एक वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी है ना, एक वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी है ये निकालेंगे। तो भैया एक वस्तु का मूल्य निकाल लो पहले तो। देखो, 2400 रुपये में 80 खरीदी, तो एक वस्तु क्या करूँगा, 2400 को भाग दे देंगे 80 से, ठीक है, 8 तिया 24, तो कुल मिलाकर के 30 रुपये की एक वस्तु आ गई। अब जब 30 रुपये की एक वस्तु आ गई, तो वो कह रहा है कि 16% के लाभ पर बेच दिया जाए तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। यानी वो 16% के लाभ पर बेचेगा, तो 30 तो एक का है, 16 का मतलब उसमें 100 में 16 जोड़ देंगे तो 116, और सबके बटे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, यानी 100। इससे इसको काट दो, ठीक है। और भैया अब क्या बचा, 2 से काट दो इसे, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10 हो गया, और 2 पंजे 10, और एक बचा ये कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, तो कुल मिलाकर के आ गया 58/5, 58/5 आ गया। जब 5 से भाग देंगे तो 5 ही कन 5 आ जाएगा। एक सेकेंड, देखो जब हमने 2 से काटा 2 पंजे 10 और 2 से काटा 58, तो 58 की गुणा हमने 3 से नहीं करी, तो 58 गुणा 3, और अब लिखो बटे में 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 3 अट्ठे 24, और 3 पंजे 15, और 2 17, और बटे 5। इसे 5 से 174 को भाग दे दो तो लगभग 34 कुछ आएगा, यानी 34.80 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ दे रखा है 34.80, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है भाई। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 86 में कहा है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। देखो भाई कैसे ज्ञात करेंगे वार्षिक ब्याज की दर। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो दर नहीं दे रखी है, हमें दर निकालनी है, पर हम इतना तो जानते हैं हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होता है। साधारण ब्याज कितना होता है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय और सबके बटे 100, ये तो हमें पता ही है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबको लिखते चले जाओ, 402 फिर आर मान लो। देखो पहला दिया है, यानी 400 रुपये गुणा 2 गुणा आर और बटे 100 प्लस
फिर क्या दिया है इन्होंने, फिर 550 है तो 550 गुणा 4 गुणा आर और सबके बट्टे 100 प्लस फिर कितना दिया इन्होंने 1200 6 वर्ष के लिए, यानी 1200 गुणा 6 गुणा आर और सबके बट्टे 100 और टोटल बराबर कितना बता रहा है ये कह रहा है कि 1020 अब इसे आप हल कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, इधर इस जीरो से इस जीरो को काट दो। ठीक है, यह सबका एलसीएम 100 ले लो और ऊपर वालों को जोड़ घटा गुणा भाग कर लो, हो जाएगा। भारी नहीं रहा, इजी कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या रखा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, वह धनराशि होगी। देखो भैया इसे कैसे करेंगे, धनराशि नहीं दी है हमें तो धनराशि मान लेंगे हम कितनी, x मान लेंगे, और प्राप्त कितने हो रहे हैं सब 1261। देखो मैं सवाल जमा देता हूँ, 1261 तो रहा ये बराबर x मान ली हमने धनराशि। ठीक है, आगे हम सब क्या कह रखा है, हमारे पास सूत्र होता है 1+r/100, तो 1 प्लस आर की जगह कितना कह रखा, उसने कह रखा 5%, यानी 5/100, और समय कितना दे रखा उसने 3 वर्ष, यहाँ ले लेंगे हम 3 और -1। ये आपका फार्मूला हो गया, ये मैंने सवाल जमा दिया है, इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन भी करनी नहीं आती तो यार बेकार है फिर पेपर देने जाना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए। 88 में क्या रखा है कि बी और सी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उससे 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो भैया कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। तो यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के XYZ मान के भी कर सकते हो तुम यहाँ पर। एक फार्मूला होता है कि 2XYZ बटे, तीनों की बात कर रहा ना, तो पहले XY जाएंगे, फिर YZ जाएंगे, प्लस ZX जाएंगे। अब मान रख दो, अब मान क्या है मैं बता देता हूँ। X के मान की यदि हम बात करें, यानी तो x का मान तो हमें नहीं दिया, मान लेंगे। y का मान हमें दे रखा है इन्होंने, कितना कह दिया, y का मान 12 कह दिया है, z का मान 8 मान लो। और नहीं तो फिर ऐसा कर लो, कैसे कि तीनों व्यक्ति ले लो, a v और c। ठीक है, a b कितने में कर रहे हैं, ये कह दिया v और c 12 दिन में, तो v और c दोनों का काम कितना हो गया, 12 दिन का हो गया। और यदि हम बात करें तो ये कह रहा है सी और ए कितने में कर रहे हैं, सी और ए कर रहे हैं आपका 8 दिन में। और फिर कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये 6 दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि 8, 6 और 12 इसका एलसीएम लेकर के मान निकल जाएगा, या फिर यहाँ से मान निकाल दो। ठीक है, 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ, ये है 8 दिन, देखो यहाँ भी 8 दे रखा है, यहाँ भी 8। यदि 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करें तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। हम जानते हैं m से हो गया आदमी m1, d से हो गया दिन m d1, m2 और d2 मान रख दो। कह रहा है 10 आदमी 12 दिन में, तो 10 गुणा 12 बराबर, फिर कह रहा है 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में, यानी 12 गुणा d2। देखो 12 से 12 कट जाएगा तो d2 का मान कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 90 की। तो देखो 90 कैसे करेंगे,
ये जो सारणी दी है, सारणी से ही हमें जो है आपका आंसर देना है। ठीक है, देखो ये कह रहा है नीचे दी गई सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ महा का नाम है, यहाँ निर्मित करें या संचयी उत्पाद है। ये कह रहा है अप्रैल एवं मई माह में कितनी कारें निर्मित हुई, मतलब अप्रैल और मई के महीने में कितनी कारें बनी। ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो देखो भैया, कहने का मतलब ये है अप्रैल में कितनी दे रखी है ये, और मई में कितनी दे रखी है ये, यानी 2610 और 3050। अब हमें करना क्या है, उत्पाद कहीं दिया है इन्होंने, ये दिया उत्पादन, तो यहाँ से तो आंसर आगा नहीं भाई। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो पहले सबका निकाल लो। जनवरी में कारें कितनी बनी, 590 है, तो मैं लिख लेता हूँ, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून। देखो भैया, जनवरी में कारें हो गई, उसके बाद 590 कारें थी जनवरी में। अब फरवरी में कितनी हो गई, फरवरी में कह दिया 1240, तो फरवरी में 1240 कारें हो गई, लेकिन इनमें से 590 जो थी वो जनवरी की थी। तो फरवरी में कितनी कारें बनी, 1240 में से 590 घटा दो, और जब आप 590 घटाओगे, लो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ इसे, ये लो, जब आप 590 घटाओगे इसमें से तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 650। 650 कारें बनी थी। अब मार्च में कितनी कारें हो गई, मार्च में कह दिया वो 1940 कारें हो गई, मार्च में 1940 कारें हो गई। तो भैया 650 तो आपकी मतलब जो है कि मतलब 1240 तो आपकी ये वाली है ना फरवरी की, तो इसमें से 1240 घटा दो, तो कितना बचेगा, 1240 जब हम घटाएंगे तो 700 बचेगा। अब सुनो, मार्च में उसके पास कितनी कारें हैं, 1940 है। अब अप्रैल में कितनी कारें बता रहा है वो, अप्रैल में 2610 बता रहा, अप्रैल में 2610 बता रहा, और 2610 में से अप्रैल तक की, मार्च तक की कितनी, 1940, तो 1940 इसमें से घटा दो। जब 1940 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 670। अब मई में कितनी कारें बता रहा वो, 3050, 3050 कारें बता रहे हैं मई में, लेकिन 2610 तो पहले ही थी। तो मई में कितनी कारें बनी, इसमें से घटा दो, 3050 में से 2610 जब घटाओगे तुम, तो आपका 440 आ जाएगा, 440। अब जून में कितनी कारें बता रहा है, 3420, 3420, लेकिन मई में ऑलरेडी कितनी थी, ये थी, तो 3050 घटा दो, और जब घटाओगे तो कितना बचेगा, ये लगभग 410, यहाँ 410 आएगा आपका, 440 आएगा। ये वाला गलत घटा दिया गया मैंने, 3050 में से 2610 घटाएंगे तो 440 आएगा। हाँ, अप्रैल मई का तो पूछ रहे हैं हमसे, जून की जरूरत नहीं है, अप्रैल मई में पूछ रहे हैं। आप देखो अप्रैल में कितनी बनी थी, 670, और मई में कितनी बनी थी, 440, तो आपका 670 प्लस 440, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद लगभग 1110 आंसर आएगा। कहाँ दे रखा है 1110, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखो थोड़ा सवाल को दोबारा पढ़ के करो, समझ में आ जाएगा। 91 में कहा है नल ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए 30 मिनट में और बी 40 मिनट में भर सकता है, तो सी अकेले द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। देखो भैया, ए और वी, ए और वी, ए भर रहा 30 मिनट में 1/30, ये भर रहा 40 में 1/40, इन दोनों का एलसीएम कितना लेंगे, 4 तिया 12 यानी 120, और यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, तो 7/, ये आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि सी अकेला उसे खाली करता है। अब सी की यानी जो सी है वो सी, यानी सी मिलकर 10 मिनट में भर सकते हैं, तो सी अकेला उस पानी को, देखो तीनों मिलकर 10 मिनट में भर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 1/10। अब इस 1/10 में से तीनों की मात्रा घटा दो, सी की मात्रा निकल जाएगी। लो जी, इसे हल कर लो। जब आप हल करोगे तो आपका हो जाएगा 120
और यहाँ गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 12 से, और यहाँ 7 से। तो 12 और -7 ये है ही, तो कितना हो जाएगा 5/120। और 120 को जब 5 से काटोगे तो आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20, तो कुल मिलाकर के आपका 24 आंसर आ जाएगा। 24 मिनट। भाई हम बात करें 92 की, तो 92 में क्या कहा है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। प्रति किलोमीटर पर वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखो भैया 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा वो, यानी 5/10 कर दो, ये ना 5/10, यानी दूरी बटे चाल होता है नहीं, तो 1/2 और 1/2 का मतलब क्या है, 30 मिनट। 30 मिनट आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो समय निकालो भैया। देखो 30 मिनट तो वो चल रहा है, और वो कह रहा है कि घंटा की 10 प्रति किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर, जब वो 5 किलोमीटर चलेगा तो आखिरी बार 4 बार चलेगा, आखिरी बार 4 बार चलेगा ना, 5वीं बार तो विराम लेकर पहुंच जाएगा, गुणा 5, तो ये हो गया आपका 30 और 4 पंजे 20, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा आपका, 50 मिनट आ जाएगा। ये देखा ऑप्शन नंबर बी। 93 की अगर हम बात करें तो 93 में क्या कहा है, 93 में कह रखा है कि एक नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटों में वापस आ जाती है। स्थिर जल में उसकी नाव की गति बताइए। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला ये होता है आपका, यानी देखो कितनी चल रही है, वो कह रहा है कि 6 किलोमीटर जाती है, तो ये तो हो गया 6, एक्स मान लो। पहले कितनी है, 4 किलोमीटर, फिर कितनी है, 2 किलोमीटर, है नी। तो हम जानते हैं, तो यानी एक्स प्लस तो 4 कर दो, प्लस 6/x - 4 कर दो, और बराबर कितना है, 2। इस समीकरण को हल कर लो, 6/x+4 प्लस 6/x-4 बराबर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर हल करना नहीं आता है तो फिर मैं हल करके बताऊं। चलिए मैं हल करके बता देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो x+4 और x-4, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 6 चौक 24, प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 6x और प्लस के 6 चौक 24, और बराबर इधर चलिए आपका 2। अब देखो प्लस के 24 माइनस के 24 ये घट जाएगा, 6 और 6 कितना बचा, 12x बचा। और नीचे 2 वर्गों के अंतर का सूत्र है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख रखा है इन्होंने, तो क्या हो जाएगा x² और माइनस के 16 हो जाएगा। इन सबकी गुणा करेंगे तो बराबर चलिए यार 2, इसके बटे में लो 1 मान लो, है ना, इसके बटे में 1 मान लो। तो ये ऐसा करो, डायरेक्ट 1 मत माइनस से काटो, 2 से काट लो, 2 छंग 12, तो ये हो गया आपका 6, तो x हो गया, और बराबर ये कितना हो गया, x² माइनस के 16 हो गया। ठीक है, अब इसकी द्विघात समीकरण बन जाएगी, यानी x² माइनस के 6x और माइनस के 16। आप कैसे करेंगे इसे, तो ये आपकी समीकरण बनी थी x² माइनस के 6x और माइनस के 16 बराबर 0। अब हम जानते हैं क्या, कि 16 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 6 हो, तो 8 दूनी 16, यानी x² माइनस के हो जाएगा 8x और प्लस के 2x और माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस के 8, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस के 8 यहाँ बचेगा बराबर 0। द्विघात समीकरण तो हल करनी आती ही होगी, दोनों में से x माइनस 8 कॉमन ले लो तो क्या बचा, x+2 बचा और बराबर 0। इसे तो छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस का आएगा, ये ले लो, यानी x-8 बराबर 0, तो x बराबर 8, x का मान 8 आ गया। ठीक है, और हमसे पूछ भी यही दिया था नाभ की गति, तो नाभ की गति की यदि हम बात करें तो कितनी आ गई,
8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं 1 घंटे का टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अगले सवाल का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। इनका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। 1 घंटे का टाइम लगाता हूँ, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जो बच जाते हैं बच जाते हैं, क्योंकि वीडियो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक और शेयर कर दो। धन्यवाद, थैंक यू।